बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। इन दिनों हम अपने लेसन्स में भारतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को समझ रहे हैं। हमने अपने पिछले लेसन में यह समझा कि कैसे पिछले 100 सालों में विगत सालों में स्पेशली प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोक प्रशासन का दायरा, उसकी शक्तियां बहुत बहुआयामी हो गईं और उनका अत्यधिक विस्तार हुआ। यह इस कारण हुआ कि लोक प्रशासन पर जन कल्याण की, जन सुरक्षा की, जन विकास की बहुत सारी जिम्मेदारियां आईं, निरंतर बढ़ती रहीं और उनको पूरा करने के लिए लोक प्रशासन और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें जो नौकरशाही थी, उसकी शक्तियों में विस्तार होता चला गया। हमने यह भी पढ़ा कि भारतीय लोक प्रशासन अनेक समस्याओं से पीड़ित है। हमने चर्चा करी कि कैसे राजनीतिज्ञों और लोक सेवकों के बीच में संबंधों की समस्या है, प्रशासनिक अधिकारियों की मनोवृत्ति राजनीतिक परिवर्तनों के अनुकूल बनाने की समस्या भी है। जनरली ये होता है कि राजनीतिक व्यवस्था जब आती है नई, तो वो लोक प्रशासकों को अपने राजनीतिक जो उनके इरादे होते हैं उनके अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। प्रशासकों के नैतिक चरित्र में गिरावट की समस्या है। आज से 3 दशक पहले, 4 दशक पहले हम मानते थे कि लोक प्रशासकों में, नौकरशाही में भ्रष्ट अफसरों का होना एक अपवाद था, बड़ी बुरी नजर से देखा जाता था। भ्रष्टाचार को, नैतिक पतन को छुपाया जाता था। कोई व्यक्ति गौरव महसूस नहीं करता था, गर्वान्वित महसूस नहीं करता था। अत्यधिक धन कमाना, अपनी लोक प्रशासन में, प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर अपनी स्थिति को फायदा उठाना, यह कोई गौरव की बात नहीं होती थी। लेकिन पिछले 4 दशकों में ऐसे परिवर्तन आए हैं कि मानो भ्रष्टाचार और नैतिक पतन लोक प्रशासन के अंदर गहराइयों तक पैर गया है। अब कोई शर्म महसूस नहीं करता भ्रष्टाचार में। कोई नौकरशाह अगर पैसे वाला नहीं है, धन नहीं कमाया उसने, तो वो बेकार माना जाने लग गया है। उसके सामाजिक व्यवस्था के अंदर उसको कमजोर माना जाता है। शक्तिशाली वही है जिसने भले ही कितना भी दुरुपयोग किया हो, नैतिक पतन हुआ हो, लेकिन वो बड़ा आदमी माना जाता है जिसने पावर को यूज किया हो और धन कमाया हो अपनी पोजीशंस का इस्तेमाल करके। इसी तरह एक समस्या यह भी है कि विभागों में समन्वय कमजोर हो जाता है। कई बार अनेक विभाग हैं, लोक प्रशासन का दायरा बढ़ चुका है, उन विभागों में आपस में समन्वय की दिक्कतें आती हैं। और दूसरा नया इन दिनों पिछले 2 दशक से स्पेशली ऐसा होने लगा है कि विशेषज्ञों का लोक प्रशासन के अंदर महत्व बढ़ता चला जा रहा है।
तकनीकी सेवाएं बढ़ रही हैं और ऐसे में विशेषज्ञों को जो इम्पोर्टेंस मिल रही है उससे सामान्यज्ञ कई बार परेशान हो जाते हैं। सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों के बीच में कई बार संबंधों में समस्या आ जाती है। संगठनात्मक और अलग समस्या यह भी है कि संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन अनुकूल, समय अनुकूल, आवश्यकताओं के अनुसार संगठनात्मक संरचनाओं में परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन कई बार उन परिवर्तनों का ऑपोजिशन होता है, विरोध होता है, गतिरोध रहते हैं, आसानी से परिवर्तन नहीं आते हैं और एक प्रशासन में अपव्यय को रोकने की समस्या। वैसे तो हम एक विकासशील देश जिसमें हरदम यह माना जाता है कि हम घाटे का बजट आता है, विकास की बहुत सारी योजनाओं को गति कई बार इसलिए भी नहीं मिल पाती है कि धनाभाव होता है। लेकिन प्रशासन में अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो धन का बहुत अपव्यय होता रहता है। सरकारों के पास कई बार तनख्वाह बांटने के लिए भी धन नहीं होता, कठिनाइयां महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन मंत्री अपनी सुविधाओं में कोई कमियां नहीं होने देते। नौकरशाह अपने खर्चों के अंदर कहीं कमी नहीं लाते। उनके लिए बंगले, घोड़े, गाड़ियां, नौकर, हवाई यात्राएं, बेरोक टोक टूर करना, विदेश यात्राएं भी मंत्री कई बार, ये सब इन चीजों के अंदर बहुत अपव्यय होता है, इसमें कोई कमी नहीं आती। एक जमाना वो था जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री होते थे और जब वो उससे पहले जब रेल मंत्री भी थे तो साधारण व्यक्तित्व, साधारण तरह से चलना, साधारण तरह से घूमना। और अब किन्हीं मंत्रियों को देखिए आप तो, और नौकरशाहों को देख लीजिए, उनकी शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उसमें बहुत धन खर्च होता है। तो ऐसा अपव्यय लोक प्रशासन में एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे अगले बिंदु पे आज मैं चर्चा कर रहा हूं वह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। भारतीय लोक प्रशासन में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि निर्णयों के अंदर केंद्रीकरण हावी है। विकेंद्रीकरण लोक प्रशासन का एक उद्देश्य है, लेकिन प्रैक्टिस में विकेंद्रीकरण हमारे देश के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत शक्ति नहीं ले पाया। केंद्रीकरण इसलिए हावी हुआ क्योंकि केंद्र बहुत शक्तिशाली है। अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र यानी दिल्ली से लिए जाते हैं। निचले स्तर पर बैठे अधिकारी फैसले स्वयं ना करके उनकी यह आदत हो जाती है कि वो उच्च स्तरीय अधिकारियों के पास निर्णय के लिए मामलों को भिजवा देते हैं। यह इसलिए भी है कि कई बार निचले स्तर के अधिकारी अपने ऊपर किसी गलत निर्णय का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, किन्हीं समस्याओं में फंसना नहीं चाहते। अगर गलत निर्णय हो जाएंगे और दोषी होंगे तो वह संकट में आ सकते हैं। इसलिए अधिकतर यह कोशिश करते हैं वो कि उच्च अधिकारियों के से निर्णय के लिए भेज दिया जाए मामले को, उनके ऊपर से जिम्मेदारी हट जाएगी। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि भारत के अंदर लोक प्रशासन में अत्यधिक केंद्रीकरण होता चला जा रहा है।
कारण दूसरा और भी है, वह यह कि केंद्र के अंदर बैठे जो सीनियर लेवल के उच्च पदस्थ नौकरशाह होते हैं, वो स्थानीय स्तरों के अधिकारियों को कई बार हीन दृष्टि से भी देखते हैं कि वो अधिकारी लायक नहीं है, ज्यादा समझ नहीं है उनमें। सही निर्णय तो केवल वे ही ले सकते हैं जो ऊपर उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, ज्यादा अनुभव है, हो सकता है ज्यादा पढ़े हुए हों। और एक कारण यह भी है कि केंद्र के अंदर जो मंत्री हैं, राजनेता हैं, वो केंद्रीकरण की उसमें आदत है और विकेंद्रीकरण को वे इतना महत्व नहीं देते। इसलिए वो अपने साथ काम करने वाले अधिकारियों को ज्यादा पावरफुल रखते हैं और नीचे से सारे मसलों को ऊपर अपने पास निर्णयों के लिए मंगवाते रहते हैं, बुलवाते रहते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं। इससे सबसे बड़ी हानि यह होती है कि निर्णयों के अंदर देरी होने लग जाती है। निर्णय ग्रास रूट्स पे वास्तविकताओं से दूर हो जाते हैं। निचले स्तर पे जो वास्तविकताएं चल रही हैं, उस निचले अधिकारी ही तो सही पहचान सकेंगे, लेकिन उन पे क्योंकि पूरा विश्वास नहीं होता, शक रहता है, इसलिए निर्णय उच्च पदस्थ अधिकारी लेते हैं, तो वो वैसे ही फील्ड से और निचले स्तरों से दूर हो जाते हैं। इसलिए कई बार निर्णय अप्रभावी और गलत भी होते हैं। लेकिन इसकी चिंता कौन करे? अधिकारियों ने कोई भी ऊपर निर्णय ले लिया है तो वही सही है। जैसे हाल ही में अभी हम देख रहे हैं कि भारत में अभी हम अगस्त के अंतिम सप्ताह में चल रहे हैं 2020 में, और सितंबर प्रथम सप्ताह के अंदर ही नीट और जेईई के बड़े बड़े एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसमें हजारों विद्यार्थी पूरे देश के अंदर इन परीक्षाओं में बैठेंगे। परीक्षाएं करी जाएंगी, इसका निर्णय कौन ले रहे हैं? केंद्र सरकार, उच्च पदस्थ अधिकारी। परीक्षाओं में वास्तविकता में क्या कोरोना काल के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, उनको कौन महसूस कर रहा है? निचले स्तर पर निचले लेवल्स के अधिकारी और जनता। पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं इस समय, लेकिन केंद्रीय सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों को उससे कोई परवाह नहीं है। वो यह मान रहे हैं कि हमने निर्देश दे दिए, हमने स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता दिए, दूर बिठाइए छात्रों को, ग्लव्स पहना दीजिए, मास्क लगवा दीजिए, सैनिटाइजर लगा रखा दीजिए। वो बच्चे विद्यार्थी ट्रैवल करके क्या एक शहर से दूसरे शहर जा पाएंगे? इस बारे में कोई नहीं सोच रहे। एक दिन पहले चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, ट्रेन्स क्या चल रही हैं, इन पे कोई ऊपर वाले अधिकारी गौर देने के लिए, अटेंशन पे करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। यह मैंने एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जो विवाद अभी चल रहा है, जिसमें कि भारतीय जनता दो मतों में बटी हुई है, लेकिन केंद्र में उच्च पदस्थ अधिकारी इस बात पे अड़े हुए हैं कि इसी समय परीक्षाएं कराना बेहद जरूरी है। तो ऐसा उदाहरण हमें किन्हीं और परिस्थितियों के अंदर भी मिलता है। जैसे कभी कभी सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है। जैसे आज भी अभी स्थिति बाढ़ की है, यूपी, बिहार, गुजरात के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। वहां के छात्र कैसे परीक्षाएं देंगे? कोई बात नहीं, कुछ हजार अगर नहीं दे पाएंगे, कुछ हजार को अगर बहुत ज्यादा संकट आ जाएगा, बहुत ज्यादा तकलीफ फेस करेंगे, कोई बात नहीं, उनका क्या फर्क पड़ता है, परीक्षाएं तो करवा दी जाएंगी, एक काम पूरा हो जाएगा। यह केंद्रीकरण की जो टेंडेंसी है, ये लोक प्रशासन के अंदर बहुत ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि वो जनता को तकलीफ में डाल देती है।
जनता की तकलीफ से अगर लोक प्रशासन दूर हो जाएगा तो लोक प्रशासन का जो पहला उद्देश्य है जन सेवा, जन कल्याण, वहां कहीं दूर रह जाएगा। यह बात चर्चा में नहीं चल रही है। तो केंद्रीकरण एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। बहरहाल हम अब अपने आखिरी बिंदु पे आते हैं, भारतीय लोक प्रशासन की विशेषताओं को बात करते हुए, कि हमारा देश बहुत पुराने कायदे कानूनों पे चल रहा है। हमारे देश के अंदर जो प्रोसीजर्स और मैनुअल्स होते हैं काम करने के, वो बहुत ही पुराने समय पे तैयार की गई थी। जैसे हमारे मोटर अधिनियम, मोटर व्हीकल्स एक्ट, अभी जैसे उसके अंदर नए प्रावधान जोड़े गए हैं, लेकिन अधिकतर उसका हिस्सा कब बना था? 1939 के अंदर। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे भारतीय दंड संहिता कब बनी? इंडियन पेनल कोड 1861। बहुत पुराने जमाने के बने हुए हैं। तो ऐसे अधिनियम जो पुराने जमाने में बने थे और समय परिवर्तित होने के पश्चात उनको नहीं चेंज किया गया, उनके अंदर बदलाव नहीं लाए गए हैं, यह हमारे लोक प्रशासन की बहुत बड़ी समस्या है। हम संसद के अंदर ऐसे प्रस्ताव हमने देखे हैं, पिछले विगत वर्षों के अंदर आए हैं, जिसके अंदर की पुराने कानूनों को निरस्त कर उनको खत्म किया जाए। लेकिन उनको खत्म करने के लिए फिर समितियां बनाई गई, विभागों से बोला गया कि ऐसे ऐसे प्रपोजल्स लाइए आप, जिनसे पुराने कानून बंद किए जाएं, खत्म किए जाएं, जिनका कि अब कोई मायने नहीं रहा है परिवर्तित भारत के अंदर, मॉडर्न भारत में, आधुनिक भारत में। लेकिन यह प्रक्रिया अभी जारी है और हमारे देश के अंदर अभी भी हम महसूस करते हैं कि बहुत पुराने पुराने कानून कायदे लागू हैं। हमने अपनी इन कक्षाओं में जो मैंने पिछले दिनों ली, पिछले 5 चर्चाओं के अंदर भारतीय प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं को आपको परिचय दिया। मैं एक बार जल्दी से उन सब का दोहरा देता हूं बिंदु। पहली विशेषताएं हमने बताई, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं। पहली यह कि विकसित प्रशासन है। दूसरा यह कि वह गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रशासन है, डायनेमिक है, समय अनुसार चेंज होता है। उत्तरदायी प्रशासन है, अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को, व्यवस्थापिका को। यहाँ एक नौकरशाही है जो लाल फीताशाही में फंसी रहती है, लिखित कानूनों पे, नियम और नियमावलियों पे, विनियमों पे। फिर हमारी इस बात पे कि राजनीतिक तटस्थता है। नौकरशाही आइडियल रूप से, मैंने बोला आइडियल रूप से, सैद्धांतिक रूप से तटस्थ है, लेकिन क्या वास्तव में वो अफसर तटस्थ रहते हैं? हम पाते हैं कि रियलिटी के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स चलती हैं, लॉबीज बनी हुई रहती हैं और मंत्री लोग उन कंसिडरेशंस पे ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स भी करते हैं। यह बात प्रमाणित नहीं की जा सकती, प्रूव नहीं की जा सकती, क्योंकि ये रिकॉर्ड पे नहीं ली जाती ऐसी बातें, लेकिन यह सत्य है। दूसरा, भारतीय लोक प्रशासन का बहुत विशाल आकार है, नौकरशाही बहुत विशाल है। प्रशासन का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय है। सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों से युक्त भारतीय प्रशासन है। नियामकीय और विकास कार्यों का मिश्रण है भारतीय लोक प्रशासन में। उसकी बढ़ती हुई शक्तियां हैं और जैसे मैंने आज ही अभी चर्चा की, बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित है लोक प्रशासन भारत का। और हमारे भारतीय लोक प्रशासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है,
और बहुत पुराने नियमावली और क्रियाविधियों के ऊपर भारतीय लोक प्रशासन चल रहा है। तो हमने इन विशेषताओं को समझा। आगे आने वाली चर्चाओं के अंदर हम भारत में लोक प्रशासन की कार्यपालिका, भारतीय लोक प्रशासन में कार्यपालिका की ओर समझने की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।